हेलो। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। तो भाई आप लोग पिछले जो पार्ट्स हैं उनको देख रहे होंगे, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आपको हर वीडियो में कम से कम 8-10 क्वेश्चन मिले। और उसी एंगल से मैंने पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेने का वो डिसीजन लिया है। बाकी और भी आपको चैनलों पे मिल जाएंगे, लेकिन वो अप्रोच नहीं होगी उनमें। जो हमारी अप्रोच है, डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करना। क्वेश्चन हिट करना अपने आप में सबसे बड़ा काम है यहाँ पे। तो इसमें मैंने इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन का जो है आपके पार्ट 8। तो पार्ट 8 में हम लोग आ रहे हैं आपके भाग 12 तक, तो मैं आपके ले चुका था। इसमें हम लोग लिखेंगे भाग 13, भाग 13 या पार्ट 13, पार्ट 13। ठीक। तो पार्ट 13 में क्या है आपका, इसमें है ट्रेड कॉमर्स, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया है। इंडिया हिंदी में आपका व्यापार, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य, वाणिज्य और समागम, और समागम है। वो भी किसमें, भारतीय क्षेत्र के अंदर, भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक। तो यह है आपका पार्ट 13। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो हमारे एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, वह है आपका अनुच्छेद 3। और ये जो आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल को कवर करता है, ये 301 से लेके 301 से लेके 307। ठीक। लेकिन हमें इसमें एक ही आर्टिकल ज़्यादा फोकस करना है, और वह है अनुच्छेद 301। तो इसमें क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता नहीं? माने फ्रीडम ऑफ डूइंग ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये जो फ्रीडम ऑफ डूइंग ट्रेड एंड कॉमर्स है, ये हमने कौन से संविधान से ले रखा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसे हमने लिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक। तो ये आप ध्यान रखें, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे भाग 14, पार्ट 14, पार्ट 14। तो पार्ट 14, इसमें क्या है आपका कि सर्विसेज अंडर यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। मतलब इसमें क्या है आपका, यूपीएससी तथा राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों के अंतर्गत, आयोगों के अंतर्गत की सेवाएं। ठीक। तो यह है आपके आर्टिकल 308 से लेके 323। कौन से अनुच्छेद में, ये 308 से लेके
323। ठीक, तो ये आप ध्यान रखें। इसमें हमें 2-3 आर्टिकल जो हैं वो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, सारे हमें यहाँ पे थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। एक तो आपका आर्टिकल है अनुच्छेद 312, आर्टिकल 312। तो 312 में क्या है आपका? ऑल इंडिया सर्विसेज, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक, ऑल इंडिया सर्विसेज। और यह अधिकार किसके पास है? राज्यसभा में, राज्यसभा के पास। हिंदी में इसका मतलब अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन माने निर्माण। तो ये किसके पास है? ऑल इंडिया सर्विसेज के सृजन या निर्माण का अधिकार यह है आपके राज्यसभा के पास। ठीक, राज्यसभा के पास है ये। तो राज्यसभा सबसे पहले ये वैकेंसीज अप्रूव करेगी। ठीक, तो तब जाके वैकेंसी जो है आपके क्या कहते हैं कंसर्न मिनिस्ट्री और यूपीएससी वगैरह को जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत में कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ठीक, तो इंडिया में आपके कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं? 3, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस क्या है? ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसे कहा जाता है भारतीय वन सेवा। इसका निर्माण होता है 1966 में। ठीक, तो आईएएस, आईपीएस और आपके क्या कहते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक, और जो आपके क्या कहते हैं आईएएस या आईपीएस हैं, इनका जो स्थापना मानी जाती है जिस दिन हम आज़ाद हुए, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को आईएएस आईपीएस जो सर्विसेज थी जो पहले से चली आ रही थी, आईसीएस जो है वो आपके क्या कहते हैं उसमें चला गया, आईएएस में कन्वर्ट हो गया। और इनका जो जनक है फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज, ये किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, सरदार पटेल को कहा जाता है। ठीक, फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज या आधुनिक सिविल सेवाओं का जो जनक कहा जाता है, ये सरदार पटेल को कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश पीरियड में या ब्रिटिश काल में फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, तो ये कहा जाता था आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, किसे कहा जाता था अंग्रेजों के टाइम पे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो ये भी आप ध्यान रखें, यहाँ पे डिफरेंस है। अगर मॉडर्न में आएगा तो कौन होगा? सरदार पटेल। माने जो आजकल है, जो यूपीएससी आजकल जो भर्ती निकालता है, उनका जनक कहा जाता है सरदार पटेल को। ब्रिटिशर्स के समय में जो थी वो आपके, उन्हें कहा जाता था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस है जो 1793 में स्थायी बंदोबस्त भी लेके आया था। क्या लेके आया था? स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लेके भी आया था। तो ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस है। कल आपके डीपी में एक क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड था, सिविल सर्विस से। रॉयल कमीशन जो है किस वाइसराय के समय में आया? रॉयल कमीशन किस वाइसराय के समय में आया? तो यह आया आपके 1912 में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में। ये कल डीपी में था आपके क्वेश्चन। लॉर्ड हार्डिंग
सेकंड से रिलेटेड था ये रॉयल कमीशन, जो आपके क्या कहते हैं 1912 में आया। ठीक, तो ये लॉर्ड हार्डिंग वही वाइसराय था, लॉर्ड हार्डिंग टू, जिसके समय में जो भारत की राजधानी है वो आपके क्या कहते हैं क्या बनी, कलकत्ता से दिल्ली बनी थी। तो कौन सा वाइसराय है आपका, लॉर्ड हार्डिंग टू, जिसके समय में हमारी कैपिटल जो है कैलकाटा टू दिल्ली शिफ्ट हुई, कैलकाटा टू दिल्ली शिफ्ट हुई आपके 1911 में। और दिल्ली अगर बोलें तो कैपिटल कब बनी, 1 जनवरी 1912 को। ठीक, और अगर क्वेश्चन आता है कि न्यू दिल्ली, नई दिल्ली राजधानी कब बनी, राजधानी बनी, ये डेट आते हैं बिल्कुल आपके एग्जाम में, तो यह है 13 फरवरी 1931 से। ठीक, तो दिल्ली जो राजधानी बनी उसकी घोषणा हो गई थी आपके 1911 में, तीसरे दिल्ली दरबार में। और बनी कब से, 1 जनवरी 1912 से। रही बात आपके न्यू दिल्ली की, न्यू दिल्ली कब से बनी, 13 फरवरी 1931। उस समय वाइसराय था आपके लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के समय से क्या है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये मैंने बैकलॉग भी बता दिया जो थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड था, क्योंकि कल इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे तुम्हारे एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल की तरफ आते हैं, अनुच्छेद 315। तो इसमें यूपीएससी की स्थापना है, यूपीएससी की स्थापना। ठीक, तो यूपीएससी की स्थापना कब होती है, 1 अक्टूबर 1926 को ली कमीशन या ली आयोग की सिफारिशों के द्वारा। ठीक, और यूपीएससी के फर्स्ट चेयरमैन, कई बार आता है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कौन थे, ये सर रॉस बार्कर, सर रॉस बार्कर। और जो करंट चेयरमैन है, करंट चेयरमैन ये कौन है आपके, मनोज सोनी, मनोज सोनी। ठीक, अगर हम यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी लोक सेवा आयोग, तो इसकी स्थापना होती है 1937 में इलाहाबाद में, प्रयागराज जिसे कहा जा रहा। ठीक, तो यूपी लोक सेवा आयोग की स्थापना कब होती है, 1937 में। और ये वे थे आपका कहाँ पे, इलाहाबाद में, जो आजकल है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन। और एक क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले आईसीएस का एग्ज़ाम कहाँ पे हुआ, तो इंडिया में जो सबसे पहले आईसीएस एग्ज़ाम हुआ, आईसीएस एग्ज़ाम या आईएएस का एग्ज़ाम, ये हुआ आपके इलाहाबाद में ही हुआ। नहीं, कब की बात है ये, 1922 में, 1922 में। तो लंदन के साथ साथ जो है आपके क्या कहते हैं, पहला जो आपके क्या कहते हैं एग्ज़ाम हुआ आईसीएस का, इलाहाबाद में 1922 में। और ये आपको पता ही होगा फर्स्ट आईसीएस ऑफ इंडिया कौन थे, ये आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो ये थे 1863 से लेके 94 के बीच। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भाग 14A, पार्ट 14A। तो पार्ट 14A में क्या है आपका, ट्रिब्यूनल्स हैं इसमें, ट्रिब्यूनल्स जिसको हिंदी में कहते हैं अधिकरण, अधिकरण। आर्टिकल कौन सा इनका, अनुच्छेद 323A और B। तो
तो 2 आर्टिकल हैं इसमें। तो ये जो आपके ट्रिब्यूनल वाला पार्ट है, अधिकरण वाला जो भाग है, ये आपके कब ऐड किया गया? तो ये किया गया 42वें संशोधन के द्वारा। 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में। ट्रिब्यूनल्स में जैसे आपने नाम सुना होगा कैट सेंट्रली एडमिनिस्टर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, ठीक। तो यह आता है 1985 में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 1985 में। और एक किसके लिए होता है कैट? जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, जैसे आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे रिलेटेड जो आपके मामले होते हैं, केसेस वगैरह होते हैं, वो जाते हैं कैट में। तो कैट में कौन से मामले जाते हैं आपके? रिलेटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, माने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में जो भी डिस्प्यूट होगा, उससे रिलेटेड जो भी मसले होंगे, उनकी सुनवाई होगी कैट में। 330B में है आपका, 323B में आपने नाम सुना होगा NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसमें कौन से मामले आ जाते हैं? पर्यावरणीय मामले, जो कि NGT इंडिया में स्थापित होता है 2010 में। तो NGT को क्या कहा जाता है भारत में? पर्यावरणीय मामलों का सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है इससे। और भारत जो है, आपको पता होगा, दुनिया का थर्ड कंट्री जहाँ पे NGT है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद। तो NGT को क्या कहा जाता है आपके? पर्यावरणीय मामलों का सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, ठीक। तो ये भी आप ध्यान रखें। नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं NGT में 20, नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं इसमें, ये होते हैं आपके 10 इसमें जुडिशियल उससे होते हैं, बैकग्राउंड से, या न्यायिक बैकग्राउंड से होते हैं, और 10 जो होते हैं आपके प्रशासनिक बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक। तो ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है आपका, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ट्रिब्यूनल्स, जो कि एक अलग से भाग जोड़ा गया संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा। कौन से पार्ट में? पार्ट आपके क्या कहते हैं 14 में। तो आई होप आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करते रहेंगे, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को आप देखते रहें। तो ठीक है भाई, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो आप देखते रहें ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को, क्योंकि मैंने ज़्यादातर वही सवाल लिए हैं जो आपके मतलब के हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।